तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे ये गुप्त उष्मा क्या होती है। ठीक है, तो गुप्त उष्मा क्या होती है जरा एक बार समझते हैं। देखो जरा, जैसे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया तो कर लेना एक बार ट्राई करके। एक बीकर लेंगे, उस बीकर में ढेर सारे बर्फ को रख देंगे। ठीक है, बहुत सारे बर्फ को रख देंगे। अब उसका टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। थर्मामीटर ये लगा हुआ है, इसका क्या नाम है? ये क्या है? थर्मामीटर है। ठीक है, ये क्या है? थर्मामीटर। थर्मामीटर का काम क्या है पता ही होगा, टेम्परेचर मेजर करना। ठीक है, तापमान मापना। तो यहाँ पे तापमान माप के बताएगा। ठीक है, तो ये थर्मामीटर लगा हुआ है ये इस टेम्परेचर का, इसका टेम्परेचर यानी ये जो बर्फ है इसका टेम्परेचर बताएगा। तो ये मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान है इस बर्फ का, तभी वो जमा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से नीचे से करना शुरू करो गर्म। ठीक है, गर्म करना जब शुरू करोगे धीरे धीरे ये लोग क्या करेंगे, पिघलना शुरू हो जाएंगे, मेल्ट होंगे, गलेंगे। ठीक है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? गलन। यह प्रक्रिया गलन कहलाती है। और जिस तापमान पे करेंगे वो गलनांक कहलाता है। तो ये 0 पे ही होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब इसको नीचे से गर्म किया गया तो ये बर्फ तुरंत मतलब गर्म होना नहीं शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं एक इसका तापमान देखोगे तुरंत 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री, ऐसा लगातार बढ़ता चला जाएगा। ना 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 ना, पहले ये जो बर्फ है सारा बर्फ पिघलेगा। ठीक है, जितना तापमान नीचे से देते जाओगे धीरे धीरे ये सारा बर्फ क्या होते जाएगा, पिघलते जाएगा। यहां पर जब तापमान, जब पूरा बर्फ पिघल जाएगा, जब तक एक भी दाना बचा हुआ है, मतलब एक भी टुकड़ा बर्फ का बचा हुआ है, तब तक ये पूरी तरीके से मतलब क्या, तब तक इसका तापमान बढ़ेगा नहीं, याद रखना। ठीक है, यानी कि तब तक जितना भी टेम्परेचर दोगे सब इसके पूरा तापमान, इसके बीच का जो बंध है, यानी कह सकते हो इनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, अंतराण्विक बल लग रहा है, उसको तोड़ने में खत्म होता है, खर्च होता है। ठीक है, तो यहां से जो जितना तापमान दिया जा रहा है सब इसका तापमान, इसके क्या कर रहे हैं, अंतराणुक बल को तोड़ने में खर्च हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ाते जाते हैं इसके बीच का जो बंध है वो ब्रेक होता जाता है और टूटते जाते हैं, और ये ठोस अवस्था से किस अवस्था में आते जाता है, द्रव अवस्था में। ठीक है, तो यह 0 डिग्री सेल्सियस यहां पर भी मापा जाएगा, और यहां पर जब पूरा बर्फ पिघल जाएगा तब भी मेजर करोगे तो इसका तापमान क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है? ये जो तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या बदल रही, अवस्था बदल रही है। यानी कि जो तापमान हम लोगों ने इतनी देर तक दिया, अगर पानी सिंपल पानी रहा होता, इसको अगर उतना देर गर्म किए होते तो इसका तापमान बढ़ गया होता, अब तक बढ़ करके कहीं 15 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस तक तो पहुंचा ही दिया होता। लेकिन यहां पर इतनी देर तक गर्म करने पर क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ अवस्था परिवर्तन हुआ है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी को बोला जाता है क्या, गुप्त उष्मा। यानी जितनी उष्मा हम लोगों ने वेस्ट कर दी, वेस्ट क्या की है, एक्चुअली हुआ क्या है, देखो जो भी गर्म दे रहे थे इसको, जितनी भी उष्मा दे रहे थे, सारी उष्मा क्या कर रहा था, इसके बीच में बंद जो आकर्षण बल लग रहा है, अंतराण्विक बल लग रहा है, उसको तोड़ने में वेस्ट हो जा रही थी। यानी कि इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर रहा था। जो भी तापमान हम लोग दे रहे थे, इसके बीच में जो ये बर्फ है उसके बीच की जो आंतरिक ऊर्जा है, इसके बीच, इनके अंदर जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें वृद्धि कर रहा था। इसके बीच में जो अणु आपस में जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, उनको तोड़ रहा था जा करके। तो उतना वेस्ट हुआ, इतनी एनर्जी जो गई है। यानी कि ऐसा वह तापमान जो किसी भी बर्फ के या किसी भी ठोस के अवस्था परिवर्तन में उत्तरदायी हो, लेकिन उसमें तापमान में परिवर्तन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, गुप्त उष्मा। आखिर वो उष्मा गई कहां, जब तापमान में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो छिपी हुई उष्मा है ना, ये इस बर्फ के अंदर छिपी हुई उष्मा है, तो इसी को बोलते हैं क्या, गुप्त उष्मा। ठीक है, तो ये इस बर्फ की गुप्त उष्मा होती है। या कोई भी पदार्थ है ठोस अवस्था से अगर द्रव अवस्था में जा रहा है, ठीक है, तो यही बर्फ है, अगर इसको गर्म किया जा रहा है तो ये तुरंत तापमान बढ़ना नहीं शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले ये पूरा पिघलेगा, तो जितना भी एनर्जी हम लोग दे रहे हैं उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ा रहा है। ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जी, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है उसको बढ़ाने में वेस्ट हो रही है। ठीक है, जब गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट करने लगते हैं, भागने लगते हैं, और ये ठोस अवस्था से किस अवस्था में चला जाता है, द्रव अवस्था में। अब जब द्रव अवस्था में पूरा बर्फ चला गया, अभी भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके बाद अगर तापमान दोगे तब तापमान बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले तापमान बढ़ जाए तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो तापमान नहीं बढ़ेगा। तो यही उष्मा क्या कहलाती है, गुप्त उष्मा। अब ये 2 टाइप की होगी। ऑब्वियसली जब इस तरह से हो रहा है तो एक बार तो पिघलेगा तब होगा, एक बार जब बॉयल करेगा यानी उबलेगा तब होगा। तो यही 2 तरह की उष्मा होती है, गुप्त उष्मा। एक होता है गुप्त उष्मा किसी, गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा, जिसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन, फ्यूज हो जाना, बल्ब फ्यूज हो जाता है, मेल्ट कर जाता है, गल जाता है, उसी को फ्यूजन बोलते हैं। तो बल्ब जब फ्यूज हो जाता है उसको कहते हैं मेल्ट, मतलब जब मेल्ट कर जाता है उसको कहते हैं फ्यूज हो गया। तो यही मतलब हो गया, ठीक है, फ्यूजन। अगला क्या है, वाष्पन की गुप्त उष्मा। बुक में दिया है वाष्पन, लेकिन सही बताएं तो क्वथन की गुप्त उष्मा बोलनी चाहिए इसको, वाष्पन की गुप्त उष्मा, ठीक है, वाष्पन की गुप्त उष्मा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये दो तरह की होती है, गलन की गुप्त उष्मा और वाष्पन की गुप्त उष्मा। अब यहां देखो, जब यहां पर बात करते हैं बर्फ जब था, ठीक है, तो जब बर्फ को हीट दिया गया तो यह इसका तापमान परिवर्तन नहीं हुआ, बस खाली बर्फ से किस अवस्था में गया, पूरा बर्फ जब तक गल ना जाए तब तक इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, बस खाली अवस्था ठोस से किस में चला गया, द्रव अवस्था में। तो ये जितनी एनर्जी हम लोगों ने वेस्ट की है उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में लगाए हैं, उसी को बोला जाता है क्या, गलन की गुप्त उष्मा। एक्चुअली ये जो मैंने समझाया है ये कौन सा गुप्त उष्मा लेकर के, गलन की गुप्त उष्मा लेकर के। अगर इसी को तापमान और देते जाए तो इसका तापमान अब बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। अब 1 डिग्री सेल्सियस जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पहुंचते 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 जाएगा कहां तक, 100 तक। जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अब इसके बाद से गर्म करो, गर्म होगा क्या, नहीं होगा। चेक करके देख लेना, वो टेम्परेचर अब थर्मामीटर लगा के रखे रहो और नीचे से हीट करते रहो, लगातार बॉयल करता रहेगा, पानी बाहर जाता रहेगा, मतलब वेपराइज होता रहेगा। यहाँ पे इसीलिए वाष्पन ना लिख करके क्वथन लिखना, इसीलिए मैं क्वथन बोल रहा था इसको, वाष्पन की गुप्त उष्मा ना बोल करके क्वथन की गुप्त उष्मा बोले तो ज्यादा परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ना कि इवेपोरेशन, इवेपोरेशन नहीं लिखा है, ये वेपराइजेशन लिखा है, यानी क्वथनांक वाली बात कह रहा है, ठीक है, वेपराइजेशन, ठीक है, इवेपोरेशन रहता अगर वो वाष्पन रहता तो, ठीक है। तो क्वथन की गुप्त उष्मा लिखेंगे ज्यादा, बुक में वाष्पन दिया था इसलिए चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त उष्मा या क्वथन की गुप्त उष्मा। अब जब तापमान बढ़ाते जाएंगे तो ये जो पानी है गर्म होते होते उसका तो उबलना शुरू करेगा, और जब उबलेगा तब देखना उसका टेम्परेचर कितना है। जब उबलना शुरू किया है तब उस पानी का तापमान रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, और जब पूरा उबल के आधा पानी खत्म हो जाएगा तब भी मेजर करोगे तब भी उसका तापमान कितना बना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। पूरा पानी उड़ के खत्म हो जाए तब तक उसका तापमान कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस, तब वो बढ़ेगा नहीं, हमेशा 100 बना रहेगा। हाँ, बर्तन ढका नहीं होना चाहिए, ये याद रखना, ढक के रखोगे तो देख भी कहाँ पाओगे कोई बात नहीं, ठीक है। तो बर्तन ढका नहीं होना चाहिए, खुला रहना चाहिए, जिससे कि उसका पानी ऊपर उड़ता रहे, ठीक है, उड़ सके। तो ये जो पानी है अंदर का वो गर्म हो, लेकिन ये थर्मामीटर जो रखे हो वो कैसा होना चाहिए, मतलब कि ये जो बर्तन हो खुला हो जिससे पानी उड़ सके, जो वेपराइज हो यानी वाष्पीकरण हो उसका, या फिर कह सकते हो क्या, क्वथनांक यानी बॉइलिंग हो, बॉयल करे तो ये उड़ के जा सके, ठीक है। क्वथन हो तो उसका उड़ सके पानी, ठीक है, रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो गर्म ज्यादा हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं, तब तापमान बढ़ाते जाओगे इसका 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कभी तापमान पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो यही कहा जाता है क्या, जो भी एनर्जी अब दे रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने के बाद अब जो एनर्जी दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके अवस्था परिवर्तन के लिए ही उत्तरदायी है। यानी इसका गैस द्रव अवस्था से किस अवस्था में जा रहा है, गैस अवस्था में, अवस्था ही बदल रही है, तापमान नहीं बढ़ेगा। तापमान 100 है तो 100 बने रहेगा, ठीक है, 100 बना ही रहेगा। तो ये तापमान जो है वो बदलेगा नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, वाष्पन की गुप्त उष्मा, ठीक है। तो ये दो गुप्त उष्माएं समझ में आ गई होंगी। अब जरा देखो, ये बहुत अच्छी बात लिखी गई है यहाँ पे, ध्यान से देखना। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 केजी बर्फ को पिघलाने के लिए यानी पिघलने के लिए इतने जूल 3.34 3.34 गुणे 10 पे घाते 5 जूल उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता। अब 10 पे घाते 5 जूल का मतलब क्या है, 10 पे घाते 5 का गुणा कराओगे तो ये 2 जीरो यहाँ खत्म हो गया, 3 जीरो और 3,34,000, ठीक है, 3,34,000 जूल उष्मा की आवश्यकता होती है। या फिर लिख सकते हो 3.34 इंटू 10⁵ जूल, 3.34 गुणे 10 पे घाते 5 जूल उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि भाई वाष्पन की गुप्त उष्मा कितने पर निकाली जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वही कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम जल को वाष्प में बदलने के लिए 22.5 गुणे 10 पे घाते 5 जूल उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें उष्मा की आवश्यकता ज्यादा, इसमें उष्मा की आवश्यकता कम। तो ये दोनों बातें एकदम छोटी सी बात है, याद रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं याद रखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। 22.5 गुणे 10 पे घाते 5, तो ये याद रखेंगे, छोटी सी बात है। अब देखो जरा, तो जरा डेफिनेशन एक बार समझते हैं। देखो, तो यही जो हो गया, ये जो वैल्यू दी हुई है
यही क्या है, जल के गलन की गुप्त उष्मा है, ये जल के गलन की गुप्त उष्मा है, ठीक। और ये जो है ये क्या है, जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा है, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे कि एक वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का मतलब वायुमंडल के ऊपर, वायुमंडल जो हमारे ऊपर एक 1 atm का प्रेशर लगा रहा है, एक वायुमंडलीय दाब का जो प्रेशर हमारे ऊपर लगा हुआ है कंटिन्यूअसली, ठीक है, वही है वायुमंडलीय दाब। तो एक वायुमंडलीय दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए जितने जूल या जितने उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, गलन की गुप्त उष्मा, ठीक है। 1 किलोग्राम बर्फ को एक वायुमंडलीय दाब तथा 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, गलन की गुप्त उष्मा। उल्टा कर दो और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम जल को 100 डिग्री सेल्सियस तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर जल वाष्प में बदलने के लिए जितने जूल उष्मा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो यही लिखा हुआ वैल्यू, इतने जूल उष्मा की आवश्यकता होती है, यही हो जाएगा वाष्पन की गुप्त उष्मा, और इतने गलन के लिए होती है तो इसलिए ये गलन की गुप्त उष्मा हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात एकदम याद रखेंगे। तो गुप्त उष्मा एकदम समझ में आ गई होगी। यानी कि इसको जब गर्म करते हैं तो ये पहले टेम्परेचर बढ़ना नहीं शुरू हो जाता, पहले इसकी अवस्था परिवर्तित होती है, जितना ऊर्जा उसमें वेस्ट हुआ है उसके अवस्था परिवर्तन में वही गुप्त उष्मा कहलाती है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर हीट दिया जा रहा है तो यहाँ पर डायरेक्ट ये 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद तुरंत ये उबलना शुरू करेगा, पानी यहाँ से लिए, इसका तापमान 100 से ऊपर नहीं जा पाएगा, 100 तक ही बना रहेगा। तो जो ऊर्जा अब दी जा रही है, वेस्ट हो रही है, वो सारी ऊर्जा किस में जा रही है, इसके बंध को तोड़ करके इसके अवस्था परिवर्तन में जा रही है, यानी कि इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है इसकी, ठीक है। तो आंतरिक ऊर्जा जब बढ़ेगा तो इसका जो अणु है उसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो भागेगा जल्दी जल्दी, और जितना ज्यादा भागेगा तो वो द्रव अवस्था से किस अवस्था में जाएगा, गैस अवस्था में, ठीक है। तो यही हो गया क्या, गुप्त उष्मा। एक हो गया गलन की गुप्त उष्मा, एक हो गया वाष्पन की गुप्त उष्मा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब इसके बाद का टॉपिक जरा अच्छे समझते हैं क्या। तो बच्चों ये रहा अगला टॉपिक, ध्यान से देखो, यहाँ पे गैस के कण दूर दूर है, ठीक है। तो दाब परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है, दाब परिवर्तन का प्रभाव। अगर मान लो कि दाब में परिवर्तन किया जाए, जैसे मान लो कोई भी जगह, मतलब जैसे ये रखा गया ढेर सारा, ठीक है, तो गैस के अणुओं के पास, क्योंकि गैसें जो होती है वो कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है, संपीड्य होती हैं, तो यहाँ पर वही बात करी जाएगी। तो दाब परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा वही देखना, ठीक है। तो एक मैंने गैस से भरा कंटेनर लिया, एक सिलेंडर लिया कह सकते हो, अब उस पर मैंने ऊपर की तरफ क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया, ठीक है। अब पिस्टन को नीचे की तरफ क्या कराएंगे, दबाएंगे, पिस्टन को नीचे की तरफ दबाया जाएगा, पुश किया जाएगा। अब जब पिस्टन नीचे की तरफ जब दबेगा, ठीक है, यहाँ पर जब पिस्टन नीचे की तरफ दबेगा तो ये जो अणु है दूर दूर है, इनके बीच की जो जगह है, अंतराणविक दूरी जो है वो दूर दूर है, ज्यादा है। जब नजदीक आएंगे तो अंतराणविक दूरी क्या होगी, घटेगी बहुत। देखो कण जो है, गैस के जो कण है अब पास पास आ गए, जब पिस्टन को दबा दिया गया तो ये जो कण दूर दूर थे अब पास पास आके बैठ गए एकदम बगल में, ठीक है। अब इसको और ज्यादा अगर हाई प्रेशर लगाया जाए किसी भी सहायता से, मान लो हाथ से ही लग गया तो ठीक है यार, ना कोई हाइड्रोलिक प्रेशर लगा करके, कुछ भी लगा करके यहां पर ये प्रेशर बढ़ाया जाए, ठीक है, तो ये इतना और नजदीक लाया जाए, तो ये कण इतने पास पास आ जाते हैं कि आपस में चिपक करके क्या कर जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, और यह क्या हो जाता है, द्रवीकरण हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं गैसों का द्रवीकरण। यही क्या कहलाता है, गैसों का द्रवीकरण, ठीक है, इसी को बोलते हैं गैसों का द्रवीकरण, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैसों का द्रवीकरण मतलब क्या, गैस जब दूर दूर थे तो एकदम पार्टिकल कणों की अवस्था में से, कणों के रूप में से बिखरे हुए थे, जब प्रेशर लगाया गया सब नीचे की तरफ आ गए, पास पास बैठ गए, और ज्यादा प्रेशर लगाया गया तो ये सब आपस में कंबाइन करके क्या बना लिए, नया गैस जो है वो द्रव बना लिए, द्रव में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो यही गैस अब द्रवित हो चुकी है। तो ये प्रभाव किसका है, दाब का है। दाब बढ़ाते जा रहे हैं तो ये गैसें द्रवित होती चली जा रही है, ठीक है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रही हैं। तो ये दाब बढ़ाने से ही ऐसा हुआ है, ठीक है। तो दाब बढ़ाने से द्रवीकरण हो रहा है, ठीक है, गैसों में द्रवीकरण हो रहा है, ठीक है। तो ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब
तो बच्चों जैसा मैंने वाष्पीकरण को पहले समझा ही दिया था, एक बार फिर से मैंने लिख दिया है बड़ा परफेक्ट डेफिनेशन के हिसाब से, आप लोग भी लिख सकते हैं इसको। जरा देखो, क्वथनांक से कम, पहली बात इसमें क्या कहा जा रहा है, क्वथनांक से कम होना चाहिए, क्वथनांक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर खुले बर्तन में, अब बर्तन खुला होना चाहिए, बंद नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर खुले बर्तन में द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। तो क्वथनांक से कम होना चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर, उससे कम कोई भी हो सकता है, 70 डिग्री सेल्सियस, 75, 72, 71, और वो देखना यहाँ पे, ये पानी के लिए मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि कोई 70 पे ही बॉयल कर रहा हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे पानी की बात कर रहा हूँ। तो क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर खुले बर्तन में द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है, ठीक है। इसको वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन कहते हैं, वेपराइजेशन नहीं बोलेंगे, यानी क्वथन नहीं बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण बोलेंगे, ठीक है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे मतलब कि जैसे मान लो अगर पानी रखा है एक जगह पेट्रोल रखा है, दोनों खुलेआम रखा है, तो कौन उड़ेगा पहले, पेट्रोल पहले उड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ कारक होते हैं, जैसे टेम्परेचर, अगर पानी है इवेपोरेट हो रहा है, थोड़ा सा गर्म कर दो, नीचे से गर्म कर दो तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो यही है, इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जिनका मैं नाम लिखने जा रहा हूं। पहला देखो, पहला क्या है इसमें, द्रव नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा नंबर तापमान, टेम्परेचर, तापमान, ठीक है। तीसरा नंबर सरफेस एरिया, द्रव का सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल का मतलब होता है सरफेस एरिया, ठीक है, सतही क्षेत्रफल। चौथा आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी, ह्यूमिडिटी, ठीक है। और लास्ट पांचवा नंबर जो है वो है क्या, वायु की गति। इसको क्या बोलते हैं, वायु की गति। ये 5 मतलब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसमें से सबसे पहला देखो, द्रव की प्रकृति, ठीक है। द्रव की प्रकृति बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। जैसे मान लो अगर पानी रख दिया गया है और पेट्रोल रख दिया गया है, अब दोनों को एक खुले बर्तन में रख दिया गया है, थोड़ी देर के लिए बाहर रख दो, देखोगे कि पानी वैसे वैसे पड़ा है, लेकिन ये जो पेट्रोल है वो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उबल के थोड़ी जा रहा है वो, बस हवा से, ठीक है। तो प्रकृति, द्रव की प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला मैटर करती है, ठीक है। यानी कि अगर पेट्रोल रख दिए या कुछ ऐसी रख दिए जो जल्दी इवेपोरेट हो रही है, ठीक है, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी पानी रख दिए हैं, तेल रख दिए हैं, ये लोग क्या है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये मतलब सब्जी बनाने वाला तेल, ठीक है। तो ये लोग क्या है, इनकी प्रकृति नहीं होती ये इवेपोरेट होने वाली, ठीक है, यानी कि वाष्पीकृत होने वाली। तो यहां पर वाष्पीकरण किसका ज्यादा होगा, वो जो हमारा पेट्रोल है उसका कम होगा, उसका वाष्पीकरण ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये प्रकृति अलग है इसकी वजह से, ठीक है। तो द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है ये वाष्पीकरण, ठीक है। तो अगर द्रव की प्रकृति, जैसे मान लो पेट्रोल हो गया तो उसका जल्दी जल्दी होगा, डीजल, पेट्रोल और सब इस टाइप के, ठीक है। पानी हो गया इसका धीरे होगा थोड़ा। तापमान, जैसे मान लो कि अभी ये छत है, ठंडे का सीजन है, तो यहाँ पर अगर पानी फेंकेंगे तो यहाँ पर जल्दी नहीं, क्योंकि छत जो ठंडा है, तो यहाँ पर इतना जल्दी इवेपोरेशन नहीं होगा, इतना जल्दी से पानी नहीं सूख जाएगा। लेकिन अगर यही गर्मी का सीजन रहे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एकदम उबाल मार रहा हो पूरा सीजन, ठीक है, पूरी बॉडी हुलकारे ले रही हो, छत पर अगर छत पे एकदम अंगारे निकल रहे हो, सोते सोते पीठ पे छाले पड़ जाते हैं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो वहाँ पर झलका हुआ रहता है, ठीक है। तो वहां पर छत पर अगर मान लो सोना है, तो पानी ले जाकर के पहले पानी उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो पानी डालते ही कुछ ही चंद मिनटों बाद वो क्या हो जाता है, सूख जाता है पूरा पानी, ठीक है। पानी डाल दिए उसमें और कुछ चंद मिनटों बाद वो पूरा पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो ये तापमान की ही वजह से तो हो रहा है। तापमान ज्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन क्या हो रहा है, ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अनुक्रमानुपाती का संबंध है, ठीक है। एक ठे ज्यादा दूसर को ज्यादा, समझ रहे हो, उसको अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। और एक बड़े दूसर का घटे उसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती आएगा। अभी फिलहाल यहाँ तापमान की बात करते हैं, ठीक है। तो तापमान अगर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा तापमान बढ़ेगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। गर्मियों के सीजन में कपड़ा जल्दी सूखता है, ठंडियों में ले जाकर डालो तो नहीं सूखेगा, क्यों, क्योंकि तापमान गर्मियों में ज्यादा होता है,
ठीक है। तो ये तापमान है। तावा भीगा हुआ है तो अगर जल्दी से नीचे से हीट कर दो तुरंत सूख जाएगा, तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन ऐसे अगर मान लो रखे रहोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये तापमान भी है एक दूसरा क्या वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक। तीसरा समझते हैं द्रव का सतही क्षेत्रफल। जैसे मान लो चाय पी रहे हो गिलास में, अब उसको पी रहे हैं तो उस पर अब क्या करेंगे, ऐसे पियेंगे तो जल्दी जल जाएगा, जीभ जल जाएगी ऐसे, ठीक है, जल्दी नहीं ठंडा होगा। लेकिन उसको ले जा करके अगर इवेपोरेट कराना है, जैसे मान लो सिंपल सा सतही क्षेत्रफल है तो ठंडा कर रहे हैं हम लोग, वो बात की बात है अभी कि ये क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी देखो यहाँ पे समझो द्रव का सतही क्षेत्रफल कैसे मान लो कि एक बाल्टी लो, बाल्टी के अंदर पूरा पानी भर दो, ठीक है, और उसको ऐसे ही खुला छोड़ करके चले जाओ घूमने। 1-2 महीने बाद वापस आओगे, देखोगे पानी की बाल्टी का पानी थोड़ा कम हो गया होगा, बाल्टी का जो पानी होगा थोड़ा कम हो गया होगा, पूरा खत्म नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर वही तुम पानी की बाल्टी को सरफेस एरिया बढ़ा दो, मतलब पूरा छत पर फैला दो, छत पर ना फैलाओ, मान लो एक थाली ले लो, बड़ा सा थाली ले लो, उसी में पूरा फैला के जाओ, 1 हफ्ते बाद भी आओगे तो देखोगे पूरा गायब हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया, सतही क्षेत्रफल बढ़ गया है। अब हवा अगर लगेगी तो थोड़ी दूर में नहीं लगेगी, पूरे थरियों लगेगा, ठीक है। जो थाली बिछाया गया पूरे थाली में हवा लगेगी। वैसे क्या था, एक बाल्टी रखी गई थी तो बाल्टी के थोड़े से ही ऊपर वाले सतही पे लगेगा, सतह पे थोड़ा सा हवा लग रहा था, उतने दूर में इवेपोरेट हो रहा था, उतने दूर में वाष्पीकृत हो रहा था। अब थाली में फैला दिए, पूरा थाली में हवा लगेगा, पूरे थाली के पानी को क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। सही बात है। इस तरीके से तो ये द्रव का सतही क्षेत्रफल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला अगला ये कारक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, ठीक है। बाल्टी में रख के जाओगे, बोतल में रख के जाओ, बोतलों में का पानी सलिए भर वैसे पड़ा रहेगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया इतना सा है, वहीं पे वहीं में से थोड़ा सा इवेपोरेट हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। लेकिन अगर वही फैला दो थाली में तो फैल के गायब हो जाएगा। अगला आर्द्रता, ये 3 हो गया। चौथा देखो आर्द्रता है। आर्द्रता मतलब नमी। ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है चारों तरफ, उसमें नमी कितनी है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी देखो इस शीतलहरी का सीजन है, अब इस समय कपड़ा अगर छत पर डाल दें सूखने के बजाय और गीला ही हो जाएगा, बहुत टाइम 2-3 दिन 4 दिन में तब जाके कहीं हवा चली तो सूख जाएगा, वरना सूखेगा भी नहीं, ठीक है। तो यही आर्द्रता जो है, नमी, अगर एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा है तो कपड़ा नहीं सूखेगा। जैसे कमरे में ही बंद कमरे में रखे रहो और कमरा मतलब नम है तो कपड़ा भीगा रहेगा, भीगा भीगा पड़ा रहेगा, सूखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आर्द्रता इंपॉर्टेंट है। अभी गर्मी के सीजन में क्या होता है, चारों तरफ एकदम शुष्क हो जाता है, वातावरण गर्म हो जाता है, ठीक है, आर्द्रता जरा सा भी रह ही नहीं जाती है। तो जो कपड़े में नमी होती है थोड़ी बहुत वो चली जाती है, कहाँ है, यहाँ नमी ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ भागेगी, तो एटमॉस्फेयर में नमी कम है तो यहाँ से सूख करके एटमॉस्फेयर में चली जाती है, वातावरण में चली जाती है और हमारा कपड़ा सूख जाता है। तो ये गर्मी के सीजन में आर्द्रता जो होती है कम होती है, ह्यूमिडिटी, नमी जो होती है एटमॉस्फेयर में वो कम होती है, जिसकी वजह से कपड़ा जल्दी सूख जाता है, ठीक है, चाहे स्वेटर ही क्यों ना हो जल्दी सूख जाएगा, ठीक है, सारा पानी वातावरण में चला जाता है, ठीक। तो ये आर्द्रता भी एक अगला रिस्पॉन्सिबल है, या फिर कह सकते हो अगला कारक है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, ठीक है। लास्ट वाला है वायु की गति, ठीक है। तो वायु की गति भी तो क्या करती है, वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। समझ में आ रहा कैसे? अभी मान लो कपड़ा भीगा हुआ है, ठीक है, तो अक्सर करके क्या करते हैं, मान लो पोछा मार दिए, ठीक है, पोछा मारा जाना भी नहीं, ठीक है, जब सूख ना जाए जब तक, तो सूखने के लिए क्या किया जाता है, तो जल्दी सुखाना है क्योंकि भैया जाएंगे उसके पहले तो ठोका जाएंगे, तो उससे पहले क्या करना है, पानी जो सूख जाए, ये मतलब कि अगर मान लो पोछा लगाई है बहन तो फिर उस पर जाना है, या मम्मी लगाई है, तो अब जब जाना है उस पर, तो पोछा जब लगा है तो वो भीगा होगा, उसको सूखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैन ऑन कर देते हैं, थोड़ा जल्दी सूखे ताकि आराम से आ जा सके। पता चला बीच में गलती से निकल दी एक को राउंड, फिर अगले राउंड में आने लायक नहीं रहेंगे, लाद के ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है, जो हमारा मान लो ये सतह है भीग गया है, अब उस पर क्या है, फैन ऑन करेंगे, जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा लग रही है, हवा, ठीक है, हवा भी गिलास से चाय को इसमें उझलते हैं, फिर फूंक फूंक के पीते हैं। क्यों फूंकते हैं? क्योंकि हवा जब जाती है तो उसके सरफेस को क्या करती है, ठंडा करती है थोड़ा। अगर थोड़ी देर ऐसे लगातार फूंकते रहेंगे, धीरे धीरे इवेपोरेशन भी होता रहता है, ठीक है। इवेपोरेशन काजेज कूलिंग, मतलब वाष्पीकरण जो होता है वो शीतलन का कारण है, ठंडा बनाए रखता है, वाष्पीकरण की वजह से ठंडक बनी रहती है, ठीक है। आएगा अभी थोड़ी, इसके अगला बात टॉपिक वही है, ठीक है। तो आर्द्रता भी एक रिस्पॉन्सिबल हो गया। वायु की गति, 5वां क्या है, वायु की गति। अभी कपड़ा भीगा रहे तो कमरे में ले आकर के क्या करते हैं, फैन ऑन कर देते हैं, कपड़े को इसे फैला देते हैं, थोड़ी देर में हवा लग के क्या हो जाता है, कपड़ा पूरी तरह से सूख जाता है, ठीक है। तो यानी वो उबलता थोड़ी ना है, क्वथनांक तक थोड़ी होता है, उसके कम तापमान पर ही होता है, क्वथनांक से कम ताप पर ही होता है, इसलिए वायु की गति, हवा दे रहे हैं उल्टा और ठंडा कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी ये क्या होता है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है और कपड़ा सूख जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ये जो है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक थे, ठीक है। द्रव की प्रकृति, तापमान,
द्रव का सतही क्षेत्रफल, आर्द्रता और वायु की गति, ये पांचों याद रखेंगे। इसमें बना के भी लिखना जो रहेगा वो सारा हम लोग अब लिख सकते हैं, ठीक है। द्रव की प्रकृति मतलब पेट्रोल वाला हिसाब किताब याद रखेंगे। तापमान मतलब वही तवा भीगा है तो गर्म कर देंगे, या फिर कोई भी कपड़ा है गर्मी में गर्मी में जल्दी सूखता है। द्रव का सतही क्षेत्रफल मतलब क्या, वो सरफेस एरिया जो बढ़ा है, बाल्टी में पानी रखे हुए तो जल्दी जल्दी नहीं इवेपोरेट होगा, लेकिन अगर फैला दिया जाए सरफेस पर, छत पर पूरा, तो छत पर बहुत जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकृत हो जाएगा। आर्द्रता मतलब नमी, एटमॉस्फेयर में नमी है। ठंडी के सीजन में अगर छत पर फेंकोगे तब वो जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन गर्मी के सीजन में आर्द्रता कम होती है, आर्द्रता ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ से पानी तुरंत इवेपोरेट हो जाता है, नहीं वाष्पीकृत हो जाता है। हवा से भी होता है, हवा ज़्यादा तेज चल रही है तो कपड़ा जल्दी सूखता है, यानी फैन ऑन करके कपड़ा नीचे ला दो तो जल्दी सूख जाता है। फर्श अगर मान लो पोछा मारा गया है तो फैन ऑन कर दो, जल्दी सूख जाता है, ठीक है। तो ये सारी पांचों जो फैक्टर्स हैं, यानी जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, पांचों के बारे में अब अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद का टॉपिक हम लोग समझते हैं। तो अगला टॉपिक कुछ ये रहा। अगला टॉपिक ये है कि मतलब वाष्पीकरण के कारण जो शीतलन होता है वो कैसे होता है। शीतलन का मतलब पता ही होगा, एक मिनट जरा रुकिएगा भैया। तो अगला टॉपिक है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलन कैसे होता है। शीतलन बोलो या फिर ठंडक बोलो, ठीक है। तो ठंडक कैसे होता है, तो वाष्पीकरण से ही होता है, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से अगर समझेंगे तो ये देखो, एक मेमोरी मैप मैंने बना दिया है, एक ही साथ सारा अगर चाहो तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें एग्जाम्पल के साथ, यानी उदाहरण के साथ अगर बात करें तो कैसे होगा, ठीक है। अगर वाष्पीकरण से ठंडक कैसे होती है, इसके उदाहरण के हिसाब से बात करें तो कैसे होगा जरा समझते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये लेते हैं, जैसे मान लो पहला उदाहरण, पेट्रोल, डीजल, स्प्रिट, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे होंगे, ठीक है। ये सब जो पदार्थ हैं, जो द्रव अवस्था में पदार्थ है, इसको अगर अपने हथेली पर रखा जाए या कहीं पर भी रख लिया जाए तो ये क्या होता है कि हमारे हथेली के जितना तापमान होता है उतना ही पा करके इवेपोरेट होने लगता है। तो हमारे हाथ का जो तापमान होता है उसको पा करके ये इवेपोरेट होता है, जिससे हमारा हाथ ठंडक महसूस करता है, ठीक है। अगर कहीं पे भी ट्राई करना, अगर पेट्रोल जब डलाना, थोड़ा सा 2 बूंद कहना, हाथ भैया गिरा दो, हाथ पे गिरवाना, देखना क्या होगा, हाथ ठंडा ठंडा फील होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही हाथ पे आता है तुरंत, एक तो बहुत ज़्यादा तुरंत आसपास का जो गर्म होगा, गर्मी होगी, हाथ की गर्मी बोलो या आसपास में हाथ की जो उष्मा होगी उसको अवशोषित करेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट मतलब वाष्पीकृत हो जाएगा। वाष्पीकृत होते ही क्या हो जाएगा, उतने दूर का एरिया ठंडा हो जाएगा। हमारे हाथ पे गिरा है तो हाथ का भी उष्मा ले करके वाष्पीकृत हो जाएगा और हमारा हाथ कैसा फील करेगा, ठंडा फील करेगा। पहला तो यही हो गया, पेट्रोल, डीजल, स्प्रिट, इन सबको हाथ पर रखने पर हाथ पे क्या होता है, ठंडा फील होता है। तो पूरा मैं लिखने नहीं जाऊंगा, इतना समझ लेना, पहला हिंट के तौर पे ऐसे ही 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पहला कूलिंग। दूसरा क्या है, गर्मियों के दिनों में अक्सर करके लोग छत पर सोते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, ठीक है। जहाँ नहीं पड़ती है वो अलग बात है। बाकी क्या होता है, जब गर्मी होती है तो धूप सुबह मस्त एकदम चमकता धमकता रहता है, तो पूरा जो फर्श होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। वो जो फर्श होता है काफ़ी जलने लगता है, उबलने लगता है, पूरा उबलने लगता है, बहुत तेज जलने लगता है, हीट हो जाता है। अगर वैसे ही सोने लगो 3-4 दिन बाद देखना पीठ पे झलके पड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्यों, उस पर क्या किया जाता है, शाम को सोने से कुछ टाइम पहले 2-3 बाल्टी पानी ले जा करके पूरा ठंडा पानी डाल दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली, देखो जब पानी डाला जाता है उसमें तो अंदर जो उसकी गर्माहट है या जो गर्मी है, जो छत के पास सन जब आया, सूरज आया, सूरज की गर्मी से अवशोषित किया, जिससे अभी तक छत गर्म है, सूरज तो चला गया पर गर्मी अभी इसके अंदर बची हुई है, तो वो गर्मी को ये पानी लेता है और वाष्पीकृत हो जाता है। वहाँ जो छत के पास जो गर्मी थी उसको अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाता है। ये जो पानी होता है, छत के अंदर जो गर्मी होती है उसको अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाता है, और वाष्पीकृत हो जाता है तो वहाँ का जो उष्मा था वो तो चला गया और वो छत जो होता है वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कमरे को ही बात करें, कमरे में भी अगर गर्मी है तो चाहो तो फुहार मार दो, बहुत सारे चारों तरफ से फुहार मार दो, जो पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स यानी बूंदे होंगी वो इस कमरे के तापमान को ले करके, यानी कमरे का जो टेम्परेचर होगा, उष्मा होगी, उसको एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके
क्या हो जाएंगी, वाष्पीकृत हो जाएंगी या इवेपोरेट हो जाएंगी, वाष्पीकृत हो जाएंगी। और वाष्पीकरण होने से कमरा पूरा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। एक ऐसी आती है जिसमें से फुहार आता है, बड़ा सा आता है चौकोर में, ठीक है, तो उसमें से फुहार निकलता है। फुहार निकलने से क्या होता है, कमरे में पूरा फैलता है, कमरे का जो तापमान होता है वो उसको एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके, और क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है और कमरे का तापमान ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या हो गया, गर्मियों के दिनों में छतों पर ठंडा पानी डालते हैं, ठीक है। ठीक है, तीसरा तो ये हो गया 2, ठीक है, दोनों के बारे में एकदम अच्छे समझ में आएगा। तीसरा देखो क्या होता है, अब देखो जरा, अब क्या होगा, जैसे देखो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जब हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित, जैसे क्या होता है, हमको पता है कि जैसे कोई गर्म ठंडा पानी लेके आओ, गर्मी के दिनों की बात हो रही है, ठंडा पानी लेके आओ, ठीक है, बर्फ ले लो, चलो बर्फ ले लो, एक गिलास लो, उसमें बर्फ ढेर सारा भर दो, ठीक है। अब सारा बर्फ भरा हुआ है, तो धीरे धीरे ऐसे रूम टेम्परेचर, उस समय गर्मी में इसका तापमान कितना होगा, रूम का मतलब कमरे का तापमान मान लो पहुंच गया है 37-38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 38 डिग्री सेल्सियस। अब उतना तापमान अगर पहुंच गया तो इसको ला करके इसे कमरे में छोड़ दो, कुछ देर बाद धीरे धीरे ये पिघलना शुरू करेगा, पूरा पानी पिघल जाएगा, यानी पता ही होगा, ये तो मैंने बता ही दिया था, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो ये जो गुप्त उष्मा वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो बर्फ है तब तक 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान बना रहेगा जब तक पूरा बर्फ पिघल ना जाए। तो यानी जितना एनर्जी वो बाहर चारों तरफ से एब्जॉर्ब इसके अंदर गया है, जितनी मतलब गर्माहट इसके अंदर गई है, क्योंकि जो पता है कि जो तापमान होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, यानी कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करता है। तापमान जो होता है वो उच्च ताप से हमेशा निम्न ताप की ओर गति करता है, ठीक है। तो बाहर तापमान ज्यादा, यहां तापमान कम ताप, बाहर क्या है, ज्यादा ताप, तो यहां कम ताप है, यहां ज्यादा ताप है, तो ज्यादा ताप से किसकी तरफ आएगा, कम ताप की ओर आएगा, ठीक है। जो उष्मा होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, यानी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर आती है, ठीक है। तो यहां से इधर की तरफ आएगा। अब यहां ताप जब बढ़ता जाएगा धीरे धीरे ये मेल्ट करेगा, गुप्त उष्मा जब इसका मतलब कि जो भी गुप्त उष्मा होगी पहले इसको मेल्ट करेगा, पूरा जो भी इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगा जिससे ये मेल्ट करेगा, यानी कि द्रव अवस्था में आएगा, उसके बाद इसका तापमान बढ़ना शुरू होगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा, मान लो कि बाहर का तापमान है 42 डिग्री सेल्सियस और इसका तापमान कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर विनिमय होता रहेगा, तापमान का विनिमय होता रहेगा, विनिमय मतलब आदान प्रदान, ठीक है। तो आदान प्रदान होता रहेगा, ये जो ज्यादा ताप वाला है, जो कम ताप वाला है, उनमें विनिमय ऊर्जा का होता रहेगा, यानी तापमान का विनिमय होता रहेगा। कुछ देर बाद ऐसा दिखेगा कि इसका जो तापमान है, जो बर्फ लेके आए थे उसका तापमान और इसका तापमान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 42 से ज्यादा नहीं होने पाएगा, 42 पे जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसका तापमान बढ़ते बढ़ते इसके बराबर हो गया, यानी कि ऐसा हो जाता है। लेकिन बताओ हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ईश्वर ने जितना एक बार बना के दे दिया है उससे आगे पीछे नहीं हो सकता है। होमियोस्टेसिस एक टर्म है, वो आगे आएगा बायोलॉजी में, तब हम लोग समझेंगे, अभी फिलहाल इसके बारे में बात बाद में करते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, जो कुछ भी फिनोमिना है वो बरकरार रखा जाता है, उसमें चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे बॉडी का जो तापमान होता है, हमारे शरीर का जो तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ईश्वर ने बना के दे दिया है, अब वो 37 डिग्री ही मेंटेन रहना चाहिए, ज्यादा हो गया तो हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होता है। तो ये टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, देखो ध्यान से, गर्मियों के दिनों में अगर मान लो बाहर का तापमान, हमारा ये शरीर है, ये एक ह्यूमन बॉडी है, ये एक बच्चा है जिसका शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसके बॉडी का जो तापमान है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। और बाहर का जो तापमान है, इन्वायरमेंट का जो तापमान है बाहर का, वो हो मान लो 43 डिग्री सेल्सियस हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अब बताओ इसमें अब क्या, हमारी बॉडी का इसमें देखो क्या था, इसमें जितना रहता है वो तुरंत बराबर पहुंच जाता है, जितना बाहर का तापमान है उतना ही तापमान ये भी पहुंच जाता है। लेकिन क्या हमारे शरीर का भी तापमान 37 से बढ़ के 43 हो जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। ये तापमान अगर बढ़ा तो शायद प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता है, हमारे बॉडी को जितना ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारी बॉडी क्या रिलीज करेगी, पसीना, स्वेट, ठीक है। पतले पतले ग्लैंड्स होते हैं जिसमें से स्वेट ग्लैंड जिसको बोलते हैं, ठीक है, पसीने की ग्रंथियां होती हैं, तो उस ग्रंथियों से पानी रिलीज होता है, ठीक है। तो हमारे हाथ के ऊपर पानी आ जाता है। अब पानी जो आया हमारे बॉडी के ऊपर,
हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो गुप्त ऊष्मा है उसको एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमारा बॉडी यानी हमारा शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। तो जो तापमान हमारे बॉडी का था उसको पानी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट का मतलब वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत होने से हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तरीका होता है। और देखते हैं, तो इस तरीके से गर्मियों में हमारा शरीर ठंडा रहता है। तो ये भी किसका रीजन हुआ, वाष्पीकरण का ही तो कारण हुआ, वाष्पीकरण की ही वजह से तो हमारा बॉडी ठंडा हुआ, हमारा शरीर ठंडा हुआ, ठीक है। तो गर्मियों में पसीना आना, ठीक है। अब इसको बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, सारा लिखने जाएंगे तो बोर्ड पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो गर्मी के दिनों में जो पसीना आता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो रहता है, हमारे आसपास का जो मतलब हाथ शरीर में जो तापमान होता है उसको अवशोषित करता है और क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमारा शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। समझ में आ गया होगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, ठीक है। वैसा वो नायलॉन और सब टाइप का कपड़ा नहीं पहनते हैं, सूती कपड़ा पहनते हैं। क्या होता है सूती कपड़ों में, सूती कपड़ा जो होता है बहुत आसानी से हमारे शरीर से पानी को बाहर पहुंचा देता है, जिससे बाहर से ही क्या हो जाता है, तापमान लेकर के वो जल्दी से सूख जाता है, ठीक है। यानी कि पानी जो हमारे शरीर से रिलीज होता है, पसीना जो रिलीज होता है, निकलता है, वो बाहर का तापमान लेकर के वहीं से इवेपोरेट हो जाता है, हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है। अगर उस टाइप का कपड़ा पहनेंगे जो बाहर पानी को जाने ही नहीं देगा तो हमारा शरीर का पसीना बाहर निकल नहीं पाएगा, हमारा शरीर ठंडा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सूती कपड़ा ही पहनते हैं जनरली, ठीक है, गर्मियों के दिनों में, ठीक है। बाकी अगला जो एग्जाम्पल है देखो, ठीक है। अगला देखो, ये क्या है कि कप की अपेक्षा प्लेट में हम लोग, कप प्लेट पता है ना, चुनाव चिन्ह कप प्लेट तो कप की अपेक्षा प्लेट में हम लोग चाय जल्दी पी लेते हैं, ऐसा क्यों? जरा देखो, कभी कभी अचानक से जल्दीबाजी रहती है, मान लो कोचिंग पढ़ने जाना है, लेट हो रहा है या पढ़ाने जाना है, अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, उस कप को जब लिया जाता है तो चाय जलता हुआ रहता है और एक तो लेट होता रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी तो उसी को जल्दी जल्दी पीना शुरू करते हैं, फूंक फूंक के, हवा मार के। तो पता है ना जो रीज़न हम लोग बताएं, कारण, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में हवा की स्पीड जो होती है, हवा की जो स्पीड होती है वो भी एक रिस्पॉन्सिबल कारण है या फिर एक उचित कारण है, जो कि वाष्पीकरण की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे ठंडक बढ़ जाती है। अभी क्या बताया, वाष्पीकरण कारण, ठंडक का कारण कैसे बनती है। तो जरा देखो क्या होता है कि फूंक फूंक के पीते हैं, फिर भी अगर अचानक से जल्दी जल्दी पी लिए तो ऊपर ऊपर जल उल के चमड़ी जल जाती है, फिर लगता है वो ये क्या हो गया, मुंह ऐसे बना के फिरते रहते हैं, ऊपर टच करते रहते हैं, जल जाता है, ठीक है। तो बहुत रीजन का है, जरा एक बार समझ लो। जब वो जल जाता है तो घर वाले क्या करते हैं, कप प्लेट दे देते हैं, कहते हैं ये हिम लो फूंक फूंक पियो। तो क्या करते हैं, वो कप उठाते हैं, कप से प्लेट मिलाते हैं, फूंक फूंक के तब पीते हैं। तब क्या होता है, ये ठंडा जल्दी होता है। इसमें भी तो फूंक रहे थे लेकिन ये ठंडा जल्दी नहीं हो रहा था। क्यों? दो रीजन। पहला तो ठंडा फूंक मारने से ठंडा हो रहा था, अगर फूंक भी ना मारते डायरेक्ट पीते तो तुरंत जल जाते, लेकिन फूंक मारने से थोड़ा बहुत जरूर वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण की दर को बढ़ाया, फूंक मारने से वाष्पीकरण की दर बढ़ी, हवा की स्पीड, हवा की गति वाष्पीकरण का एक कारण है, बताया था मैंने, ठीक है। तो फूंक मारने से वाष्पीकरण हुआ, तो थोड़ा सा जब कप में था तो सरफेस एरिया यानी कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो था वो कम था। ऊपर कप इतना छोटा सा रहता है, प्लेट एकदम चौड़ा सा रहता है, ठीक है। तो कप का जो सरफेस एरिया था वो कम था, तो वहां फूंक मार मार के जब पी रहे थे तो थोड़े ही दूर पे हवा जा रही थी, ठीक है। लेकिन प्लेट में क्या है, प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा, यानी कि वो जो सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा। अब फूंक मारोगे तो पूरा इतने दूरी में फूंक लगेगा। तो वाष्पीकरण की दर दो तरीके से बढ़ा, एक तो क्या, सरफेस एरिया बढ़ाने से, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ा, दूसरा फूंक भी तो मार रहे हो तो वहां पे जल्दी ठंडा होता है। दो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, दो प्रभावित कर रहे हैं कारक, दो कारक प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग प्लेट में चाय फूंक फूंक के ठंडा कर रहे हैं तो वहां दो कारक प्रभावित कर रहे हैं, एक क्या, हवा, दूसरी क्या, वो जो सरफेस एरिया यानी कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन कप में क्या था, फूंक मार रहे थे तो सरफेस एरिया तो कम था, तो सरफेस एरिया इफेक्ट ज़्यादा नहीं कर रहा था, फूंक ज़्यादा कर रहा था, तो वही है, तब वहाँ पे हवा की गति जो थी वही बस इफेक्ट कर रही थी, वही प्रभावित कर रही थी, इस वजह से थोड़ा कम जल्दी हो रहा था। अगर फूंक भी नहीं मारते, इसे कप पे पीते तो जल जाते, ठीक है। तो प्लेट में हम लोग जल्दी चाय पी लेते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होता ज़्यादा, ठीक है। फूंक मारने से, हवा की स्पीड फूंक मारने से भी बढ़ी तो इवेपोरेशन बढ़ा, जिससे ठंडा ज़्यादा हुआ। दूसरा क्या है कि सरफेस एरिया ज़्यादा है, प्लेट में ज़्यादा जगह है, मतलब कि हवा फूंकने से ज़्यादा दूरी पर लगेगा, जिससे जल्दी ठंडा हो जाता है चाय। तो दो कारण क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो ये दोनों क्लियर हुआ, चौथा भी रीजन एकदम परफेक्ट हो गया। पांचवा देखते हैं, ठीक है। तो
अगला क्या है, बुखार से पीड़ित व्यक्ति के माथे को बार बार कपड़े से पोंछना। कैसे कपड़े से? गीले कपड़े से। गीला कपड़ा रहेगा तो कहते हैं ना, बुखार से जो पीड़ित रहता है आदमी, तो गीला कपड़ा, रुमाल कपड़ा रहे या रुमाल जो होता है, उसको भिगा करके उसके बाद से सर पर माथे पर रखे रहते हैं, या फिर उसको बार बार उसी से पोंछते रहते हैं। जिससे क्या होता है, जो हमारे शरीर का तापमान बढ़ चुका रहता है, ज़्यादा बढ़ चुका रहता है, वो धीरे धीरे पानी जो हम लोग लगाते हैं, पानी उसके तापमान को अवशोषित करता है और वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमारा माथा क्या हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। ठीक है, बहुत ठंडा तो नहीं, फिर भी हमको बहुत राहत महसूस होता है। ठीक है, तो ये कारण एक और है, मतलब इम्पॉर्टेंट, कि मतलब बुखार में व्यक्तियों को भिगोया क्यों जाता है, मतलब कि मत्थे को भीगे कपड़े से क्यों पोंछते हैं। ठीक है, कभी कभी तो ज़्यादा बुखार, जो मस्तिष्क ज्वर टाइप का बुखार होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, पूरे बॉडी को पोंछा जाता है भीगे कपड़े से। पूरे बॉडी, हाथ पैर सबको पूरा भीगे कपड़े से पोंछते रहते हैं, दिन भर पोंछते रहते हैं, तो शरीर का तापमान बैलेंस बना रहता है। ठीक है, नहला तो सकते नहीं, तो इसी वजह से पोंछा जाता है। कब तक नहलाते रहेंगे? ठीक है, तो ये 5वां हो गया। ठीक है, तो अगला वाला ये रहा। ठीक है, गर्मी के दिनों में भी मिट्टी के घड़े का पानी जो रहता है वो ठंडा रहता है। क्यों रहता है, जरा एक बार समझते हैं। क्योंकि देखो, मिट्टी का जो घड़ा होता है उसके चारों तरफ छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं। ठीक है, बहुत सारे छिद्र, बहुत अनंत छिद्र होते हैं। ठीक है, सारे छिद्र में से पानी धीरे धीरे करके बाहर आ जाता है। बाहर मतलब एकदम पिचकारी नहीं निकलेगा, इतना ज़्यादा भी छिद्र नहीं होता है, समझ रहे हो, सिरिंज थोड़ी मार रहे हैं, ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पानी उसमें से रिसता रहता है, रिस करके बाहर आता है। ठीक है, तो चारों तरफ से घड़ा, पूरा मटका जो रहता है भीग जाता है। कभी भी सूखा मटका लेके आना, देखना अंदर पानी भरोगे कुछ देर बाद पूरा मटका भीग जाता है। ठीक है, तो वहां से जो पानी होता है बाहर की सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, उसके पृष्ठ की क्षेत्रफल पर आकर के भीग जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, बाहर की जो गर्मी है वो मटके के पानी के अंदर नहीं जा पाती है, बाहर ही आती है। बाहर जो पानी लगा रहता है वही उसको अवशोषित करके क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। और जो मटके का पानी होता है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि जब मटके का जो पानी होता है जो उसके सरफेस को भिगा देता है, अब वही वाला तापमान को अंदर जाने से पहले उससे भिड़ना पड़ता है। और उससे जब भिड़ता है तो वो पानी क्या करता है, जो बाहर मटके के लगा रहता है वो पानी उस गर्मी को अवशोषित करता है और क्या कर जाता है, इवेपोरेट यानी वाष्पीकृत हो जाता है, और पूरे तापमान जो रहता है उसका बरकरार बना रहता है। ठीक है, मेंटेन रहता है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, अगला समझते हैं। एक और देखो जरा, बर्फीले जल से भरे गिलास की सतह पर जल की बूंदें आना। बताओ, बर्फीला कोई गिलास, अब देखो यहाँ पे रखा गया था ना, एक बार फिर से मुझे रखना पड़ेगा। देखो, एक मैंने लिया क्या, गिलास। ठीक है, बताओ, इसमें बहुत सारा बर्फ डाल दो। ठीक है, तो ये सारे बर्फ, बहुत सारे बर्फ मैंने रख दिया। अब बताओ, थोड़ी देर बाद क्या दिखेगा, इसके चारों तरफ जल की छोटी छोटी बूंदें दिखने लग जाएंगी। ठीक है, थोड़ी देर तो रहेगा, लेकिन कुछ देर बाद इसके चारों तरफ छोटी छोटी जल की बूंदें दिखने लग जाएंगी। कोई भी ग्लास लेना, प्लास्टिक का, स्टील का, देखना उसके चारों तरफ पानी की बूंदें नजर आने लग जाएंगी। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, यानी कि यही जो बर्फ हुआ वो धीरे धीरे पिघल रहा है, पिघल के लीक कर रहा होगा, लीक कर करके यहाँ पे बूंद आ रही है कि नहीं? गलत जवाब, ऐसा नहीं होता है, लीक थोड़ी कर रहा है, ग्लास लिए हो इतना मेहनत लीक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बर्फ भरा गया है वो पानी लीक करके बाहर नहीं आ रहा है, ये जो हमारा एटमॉस्फियर है, वातावरण है, सराउंडिंग है। ठीक है, उस वातावरण में जलवाष्प उपस्थित होता है, बहुत सारे जलवाष्प उपस्थित है, बहुत ज्यादा जलवाष्प उपस्थित है। ठीक है, वातावरण या फिर कह सकते हो एटमॉस्फियर, जब पढ़ोगे इस चैप्टर को तो उसमें समझाया जाएगा कि इसमें गैसें भी मिश्रित होती हैं, साथ में जलवाष्प भी मिला रहता है। ठीक है, तो इस वातावरण में चारों तरफ क्या है, जलवाष्प उपस्थित है। जब जलवाष्प इसके गिलास के पास में आता है तो वहां पर ठंडक ज्यादा होती है, ठंडी ज्यादा होती है, यहाँ पे माहौल ठंडा होता है। वहां पे जैसे दीवार पर टकराती है, गिलास के दीवार पर, जो गिलास चारों तरफ से ठंडा हो चुका है, उस पे टकराने के साथ साथ सारे जो जलवाष्प के कण होते हैं वो पास पास आते हैं। ठंडक होने की वजह से गतिज ऊर्जा घट जाती है, जिसकी वजह से वहां पे रुके रह जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रुके रह जाते हैं और जल के रूप में संघनित हो जाते हैं। ठीक है, संघनन प्रोसेस होता है, संघनन प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो जितने भी जलवाष्प के कण होते हैं सब संघनित होते हैं, संघनित होकर के क्या हो जाते हैं, एक जगह पर, मतलब जल की बूंदों के रूप में बन जाते हैं। ठीक है, तो जल की बूंद बना लेते हैं और इसी तरीके से जल बन जाता है। ठीक है, यानी कि द्रवण हो जाता है, द्रवीकरण हो जाता है, पानी की बूंदों का द्रवीकरण हो जाता है। ठीक है, जलवाष्प से जल वाली अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो, तो इससे एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे जलवाष्प जो चारों तरफ प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, वो यहाँ पर, तो ये
अगर कारण पूछा जाए तो यही इसका मेन कारण है कि यहाँ पर जो बर्फ लगा है उसके चारों तरफ पानी कहाँ से आया, तो ये जलवाष्प जो हमारे चारों सराउंडिंग में होते हैं वो जा करके ठंडा होते हैं और ठंडा होकर के किस में आ जाते हैं, जल के रूप में आ जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो बस ये कुछ कारण थे वाष्पीकरण जो कि जिसकी वजह से ठंडक का कारण बनता है। ठीक है, वाष्पीकरण जो होता है वो ठंडक का कारण बनता है। ठीक है, तो इतने सारे याद रखना अपने हिसाब से, 4-5 याद कर लेना पर्याप्त है उतना लिखने के लिए। बाकी अगर सारा याद रखो तो ज़्यादा बढ़िया है। इसके नोट्स प्रॉपर अगर चाहो तो बना सकते हो। ये जो मैंने लिखा है इसको और अच्छी तरीके से अपनी भाषा में लिखोगे, मतलब अपनी भाषा क्या भाषा तो वही है, मतलब अपने तरीके से। ठीक है, वो जो लिखा जाता है वो हमेशा के लिए बन जाता है। ठीक है, तो ये तरीका ज़्यादा बढ़िया होता है। कभी भी फॉलो मत करना कि बुक की भाषा को रट लेंगे, वो सब रटने नहीं, समझ में जो आ रहा है उसी को लिख दो बस। यही तरीका सबसे पर्याप्त मतलब परफेक्ट है, सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, जो समझ में आया उसको अपनी भाषा में अपने तरीके से अपने लहजे में एकदम लिख दो, बेहतरीन। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, पदार्थ की दो अन्य अवस्थाएं। ठीक है, दो और अवस्थाएं जिसका नाम बताइए। ठीक है, एक का नाम प्लाज्मा अवस्था है, दूसरे का नाम क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन अवस्था है, कंडेंसेट अवस्था बोलो ज़्यादा सही है। ठीक है, कंडेंसेट, कंडेंस कब होता है, जब ठंडा किया जाए। ठीक है, तो पहली बात तो ये ठंडा वाला अवस्था हो गया। ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। ठीक है, ये जो दोनों अवस्थाएं हैं उनमें कोई भी समानता नहीं है, पूरी तरह से अपोजिट है। ठीक है, ये जो प्लाज्मा अवस्था है ये बहुत ही ज़्यादा हीट, बहुत ही ज़्यादा गर्म अवस्था है। इसके जो कण होते हैं प्लाज्मा अवस्था में, जो कण होते हैं, ठीक है, इस अवस्था के जो कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा, उनकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, उच्च स्तरीय ऊर्जा होती है। ठीक है, अब ऊर्जा की बात करें तो कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो यानी उसके जो कण होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, गैस अवस्था से भी ज़्यादा। ठीक है, गैस तो नॉर्मली हो गया ना, इसी गैसे को आयनाइज किया जाता है। मान लो कि अगर ये जो एक नियॉन ट्यूब आता है, नियॉन बल्ब आता है, नियॉन बल्ब, एक नियॉन बल्ब आता है, वो नियॉन बल्ब के अंदर क्या होती हैं, गैसें भरी होती हैं। ठीक है, अब उस गैस में नियॉन गैस भरी होती है जनरली, तो नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस है। अब उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है उस बल्ब के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, जब धारा प्रवाहित करी जाती है तो क्या होता है, जो बल्ब होता है वो ग्लो कर जाता है, जल उठता है, और कुछ देर बाद जब ज़्यादा हो जाता है तो वो गैस आयोनाइज हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाते हैं जिसकी वजह से वो आयोनाइज हो जाती है। ठीक है, तो जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वहाँ पर आयोनाइज हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था जनरेट होती है, जो कि बहुत ही चमकीली तरह से, चमकीला पदार्थ टाइप का दिखाई पड़ता है, एक चमकीला पदार्थ जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, वही अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, उसी तरीके से फ्लोरेसेंट ट्यूब आता है। ठीक है, उसी तरीके से एक फ्लोरेसेंट ट्यूब आता है, उस फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या किया जाता है, उसमें भी गैसें, हीलियम टाइप की कोई और अदर गैसेस जो होती हैं, अक्रिय गैसें, उसी को भर दिया जाता है और क्या की जाती है, करंट फ्लो कराई जाती है। ठीक है, करंट जब फ्लो करता है यानी धारा बहती है तो उसके जो गैसें हैं वही आयनाइज हो जाती हैं। आयनाइज होने से बहुत ज़्यादा गर्मी, पता ही है कि प्लाज्मा अवस्था बहुत ही गर्म अवस्था है, सीधी बात है। ठीक है, तो जब करंट उसमें से फ्लो कराया जाता है तो अवस्था बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और एक चमकीले टाइप का पदार्थ वहाँ पे भी जनरेट होता है, जिसको देख कर मतलब कि उजाला भी होता है। ठीक है, तो उसी को चमकीले पदार्थ को बोलते हैं कौन सी अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म अवस्था है। लेकिन यहाँ पे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था जो है ये उससे एकदम उल्टा, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी अवस्था है। ठीक है, यानी कि अगर सीरीज में लिखना है तो सबसे पहले बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था आएगी, फिर कौन सा आएगा, ठोस अवस्था आएगी, फिर द्रव अवस्था, फिर गैस अवस्था, फिर आएगा कौन सा वाला, प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। बाकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था जो होता है इसको सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस जी ने इसकी कुछ गणनाएं की, जो मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है, इस अवस्था की कुछ गणनाएं की, जिसके आधार पर फिर आइंस्टीन ने कुछ भविष्यवाणी की थी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था के बारे में। ठीक है, तो ये इतनी बातें एकदम क्लियर है। इसके बाद 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में, इस अवस्था को प्राप्त किया और उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। तीनों का नाम देखो लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो तीनों लोग हैं, ठीक है, तीनों साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, एरिक कॉर्नेल, कैटरेले और कार्ल वेमैन। ये तीनों साइंटिस्ट लोगों ने इसका मतलब कि इस अवस्था को प्राप्त किया, जिसकी वजह से भौतिकी में इनको क्या किया गया, नोबेल प्राइज मिला गया। ठीक है, तो ये 2 अन्य अवस्थाएं हैं पदार्थ की, प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। प्लाज्मा अवस्था बहुत ही गर्म अवस्था है और ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है ये बहुत ही ठंडी अवस्था है। यह गैसों के, कोई गैस जनरल जो गैस पाई जाती है उसका, इसमें तो फिर भी गैसों का जो मतलब कह सकते हो क्या, ये
डेंसिटी घनत्व ज़्यादा होता है इसमें गैसों का, अगर इसके घनत्व का 1,00,000वां हिस्सा लिया जाए और उसको फिर कंडेंसेट करके, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाए, तब जाकर के ये अवस्था प्राप्त होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। वहाँ पे जो मतलब ये घनत्व है, इसमें बहुत ज़्यादा भी गैसों के अणु है, गैसों के मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा 1,00,000वां हिस्सा खाली लिया जाए और उसको कंडेंसेट किया जाए, तब जाकर के कहीं ये अवस्था प्राप्त की जा सकती है। तो बहुत ही ठंडी अवस्था होती है, ठीक है। तो ये आखिरी वाली अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, ठीक है। तो ये पूरे तरह से इस चैप्टर का क्या हुआ, समापन हुआ। अब इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर पूरा चारों लेक्चर आप लोगों ने अगर सीरीज में देखा तो पूरा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छूटा होगा, हर एक टॉपिक को एकदम ईजिली समझाया गया है। कोई भी टॉपिक अगर इसमें नहीं समझ में आया तो उसको आप लोग कमेंट करिए, तो उसमें मैं और ज़्यादा अपना एफर्ट दूंगा और आसान भाषा में ट्राई करूंगा समझाने का। बाकी इतने में हम लोग, मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटेगा, ठीक है भैया, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में, ठीक है। अब फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको जल्दी सीरीज में डाला जाएगा। फिर बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको सीरीज में डालेंगे, ठीक है। बस मिलते रहेंगे। थैंक यू।